Hello students, welcome to social science class. So we have completed chapter 3, what is government, and now we will do question and answer of this chapter. इसकी हम exercise करेंगे. Okay. So first we move to our first question. Look at the statements in the column on the left. Can you identify which level they belong to? Local, state और central. So basically इसमें क्या बताना है कि these different statements ये दिए हुए हैं और इन statements को ये बताना है कि किस गवर्नमेंट का कार्य है, लोकल गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का. सो जिस भी गवर्नमेंट का कार्य है हमें उसी गवर्नमेंट को इनके सामने लिखना है. ओके, या फिर अगर लिखे हुए हैं तो उन पर टिक लगाना है कि कौन सी गवर्नमेंट का है. बुक में ये दिए हुए हैं, सो वी हैव टू मेक टिक ऑन लोकल, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. सो फर्स्ट वी सी that the decision of the government of India to maintain peaceful relations with Russia. रशिया के साथ पीसफुल रिलेशंस अगर इंडिया को बनाने हैं तो ये कौन सी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होगी, किस गवर्नमेंट का ये काम होगा. एज वी नो कि अगर दूसरी कंट्रीज के साथ बातचीत करनी है, उनसे रिलेशंस बनाने हैं, उनसे कोई डील करनी है, देन दिस पावर इज वेस्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है. लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता. इट इज दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और वी कैन से नेशनल गवर्नमेंट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कार्य है. सेकेंड इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल in whether to have a board exam in class 8 for all government schools. So इसमें ये बताना है कि वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट है उसने ये डिसीजन लिया है कि क्लास 8 में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में एग्ज़ाम होते हैं कि ये बोर्ड एग्ज़ाम्स होने चाहिए या नहीं. तो ये स्टेटमेंट किस गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है. So as we can see that यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जिक्र हुआ है. दिस इज ए स्टेट, वेस्ट बंगाल स्टेट है और उस गवर्नमेंट का जिक्र हुआ है. एंड दिस हैज रिलेशंस विद ऑल द स्कूल्स, वी कैन से ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ द वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल के सारे स्कूलों की बात हो रही है. ओके, सो इट इज ए टास्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. पूरे स्टेट से इसका संबंध है. सो इट इज ए टास्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, देन इट इज ए टास्क ऑफ वेस्ट बंगाल. नाउ वील मूव टू नेक्स्ट स्टेटमेंट. थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी. ओके, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच 2 नई ट्रेन चलानी है. ये किसका कार्य होना चाहिए. देखिए, अगर एक ही स्टेट की बात होती है तो ये होता है स्टेट गवर्नमेंट का कार्य. अगर एक से अधिक स्टेट्स की बात हो जाती है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य हो जाता है. एंड वी आल्सो नो कि ये जो ट्रेन्स होती हैं ये ट्रेन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है. ओके, सो डिब्रूगढ़ ये आसाम में है और कन्याकुमारी ये तमिलनाडु में है. ओके, ये साउथ में है. सो ट्रेन चलाने का कार्य या फिर ट्रेन को रेगुलेट करने का कार्य ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, रेल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है. सो इट इज़ अ टास्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, ये रेल मिनिस्ट्री होती है, रेल मिनिस्ट्री उसी के अंडर में आता है. एक गवर्नमेंट के अंदर कई मिनिस्ट्री होती है, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनको अलग अलग बांट दिया जाता है
और उन पे मंत्री बना दिए जाते हैं कि आप इस मंत्रालय के मंत्री हैं और आपको इसी का पूरा कार्यभार देखना है। ओके, सो our next statement is statement number 4. The decision to locate a common well in a particular area of the village. तो ये बताना है कि to locate a common well in a particular area of a village, किसी विलेज का पर्टिकुलर एरिया में एक कॉमन वेल, यानी वेल मीन्स एक कुआं को लोकेट करने का कार्य करना है। ये डिसीजन किसका होगा? ओके, तो एक छोटा सा एरिया की बात हो रही है, वो भी एक गांव की। ओके, तो ये लोकल गवर्नमेंट का कार्य होगा। लोकल काम यानी जो छोटे स्तर पे काम होते हैं, दीज पर्टेन्स टू लोकल गवर्नमेंट। ओके, अगर एक छोटा सा एरिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, तो ये कार्य लोकल गवर्नमेंट का होता है। अगर स्टेट लेवल का हो जाता है तो ये स्टेट गवर्नमेंट का कार्य होता है। सो दिस इज ए वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट नंबर 5. द डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रेन्स पार्क इन पटना। पटना में एक चिल्ड्रन पार्क बनाने की बात हो रही है, तो ये डिसीजन कौन लेगा? पटना एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, वी कैन से ये बिहार की कैपिटल है। सो एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात होगी, अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, इट इज ए टास्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अगर 2 से अधिक डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे, देन इट विल बी टास्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और अगर 2 से अधिक स्टेट इन्वॉल्व हो जाएंगे, देन इट विल बी टास्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आंसर फॉर दिस इज लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल फार्मर्स। सभी फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी हरियाणा में। ओके, डिसीजन लिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। सो पूरे स्टेट की बात हो रही है, देन दिस विल बी द टास्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 1000 रुपीज नोट। 1000 के नए नोट को इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, एंड इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू आउट इंडिया। पूरी देश में लागू होगा, और जब भी पूरे देश की बात होगी, देन इट विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट। सो वी हैव डिस्कस्ड all the 7 statements, and now we'll move to next question. What do you understand by the word government? List 5 ways in which you think the government affects your daily life. गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं, एंड 5 वेज बताइए जिनमें गवर्नमेंट आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। डेली लाइफ। ओके, सो फर्स्ट, व्हाट इज गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? सो गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है, इट इज सच काइंड ऑफ गवर्निंग बॉडी दैट मेक डिसीजंस, जो डिसीजंस लेती है, रूल्स बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है। ओके, सो गवर्नमेंट रेफर्स टू ए गवर्निंग बॉडी which take decisions, which makes laws, and do the things that are in the welfare for their people. Okay, so here you can see it is a governing body that makes decisions, get things done for the welfare of the society, or we can say people. So government कोई एक पर्सन नहीं होता, एक ये बॉडी होती है, एंड
इसकी कई ब्रांच हैं. वी हैव डिस्कस्ड 3 ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. फर्स्ट इज जुडिशरी, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव ब्रांच रूल बनाती है, लॉ बनाती है, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच इन रूल्स को, इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का कार्य करती है, इनको लागू करती है. एंड जुडिशरी ब्रांच ये डिफरेंट जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको दूर करने का प्रयास करती है, डिफरेंट स्टेट्स के मध्य या डिफरेंट पीपल के मध्य, डिफरेंट पार्टीज़ के मध्य. ओके, सो जुडिशरी ब्रांच ये कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करती है, लेजिस्लेटिव रूल बनाती है, एंड एग्जीक्यूटिव इनको इम्प्लीमेंट करती है. And now we have to give answer of this second part. List 5 ways in which you think the government affects your daily life. Government आपकी daily life को किस तरीके से influence करती है, ये बताना है. So first is we can see that government provides legal support to its citizens against any discrimination and injustice. गवर्नमेंट अपनी जो भी सिटीजन्स होते हैं इनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. ओके, अगर उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ, या उनके साथ कोई इनजस्टिस यानी अन्याय हो रहा है, तो गवर्नमेंट इनको लीगल सपोर्ट्स प्रदान करती है. ओके, एंड वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द चैप्टर दैट इफ देयर इज वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन, he can take the shelter of courts. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की हेल्प ले सकता है. देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिफरेंट ऑर्डर्स जारी कर सकती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. ओके, उस पर्टिकुलर पर्सन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि वायलेट हो रहे हैं, जिनका पूरा पालन नहीं हो रहा है, तो उसके पालन में डिफरेंट रिट्स जारी करती है. ओके, सेकेंड इज इट मेंटेन्स पीस एंड सो कीप्स सोसाइटी इन ऑर्डर. जो सोसाइटी को पीसफुल बनाती है, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती है. सो इन दिस वे इट आल्सो इन्फ्लुएंसेस आवर डेली लाइफ, क्योंकि अगर सोसाइटी में पीस नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तो सोसाइटी का चलना एक तरीके से मुश्किल हो जाएगा. किसी भी देश का चलना मुश्किल हो जाएगा. इट कंट्रोल्स क्राइम, क्राइम को ये कंट्रोल करती है. डिफरेंट टाइप्स के वी कैन से डिफरेंट टाइप्स की पुलिस है, डिपार्टमेंट हैं. सो दे कंट्रोल क्राइम. जो भी क्राइम होता है उस पर ये चेक रखते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बैन करते हैं. जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस ली जाती हैं. सो दिस इज थर्ड पॉइंट. एंड नेक्स्ट इज इट असिस्ट पीपल टू लीड प्रॉपर लाइफ. लोगों को अच्छी लाइफ जीने के लिए, बेटर लाइफ जीने के लिए ये सहायता देती है, असिस्ट करती है. नेक्स्ट इज इन द इवेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इमरजेंसी असिस्टेंस टू द अफेक्टेड पीपल. नेचुरल कैलेमिटी की कंडीशन में, जब प्राकृतिक आपदा होती है, नेचुरल कैलेमिटी, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट डिफरेंट प्रकार की असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, इमरजेंसी एड्स प्रोवाइड करती है. जो भी लोग इससे अफेक्टेड होते हैं तो उनको डिफरेंट टाइप की सहायता देती है, उनको वहाँ से निकालती है. फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह कोई फ्लूड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो गवर्नमेंट उनको वहाँ से निकालती है, शेल्टर होम में उनको रखती है, खाना प्रोवाइड करती है. ओके, डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करती है जो भी अफेक्टेड पीपल होते हैं. सो इन दिस वे गवर्नमेंट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ. दीज आर ओनली 5 ways, but there are a lot of ways in which government affects our daily life. So this question is complete. Now we'll move to next question. Question number 2. Why do you think the government needs to make rules for everyone in the form of laws? कि laws की फॉर्म में
गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की क्या जरूरत पड़ती है? ओके, सो किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट वी कैन से डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, डिफरेंट लॉज बनाए जाते हैं सो दैट कि कोई किसी के राइट्स को एनक्रोच ना करे, कोई किसी के राइट्स को कोई किसी के अधिकारों को उनका हनन ना करे। सो गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर एवरीवन, जिससे कि समाज में इक्वलिटी आए और समाज में जस्टिस हो, यानी कि किसी के भी साथ अन्याय ना हो। इट मेंट टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज हैं लाइक इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनका पालन हो सके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। ओके, एंड दीज लॉज आर कंपल्सरी फॉर द पीपल। ये पीपल के लिए कंपल्सरी होते हैं, इनका पालन करना जरूरी होता है। एंड इफ समवन इज नॉट समवन इज अगर किसी लॉ का पालन नहीं कर रहा है तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रिक्ट एक्शंस उसके खिलाफ ली जा सकती हैं। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सी गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। नेक्स्ट इज नेम टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दो इसेंशियल फीचर्स बताने हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। ओके, सो एज वी नो कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है दिस इज चूजन बाय द पीपल। अगर वहाँ के लोग ही उसको इलेक्ट करेंगे, उसको चुनेंगे, तो ही ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। एंड दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज आंसरेबल टू द पीपल। ओके, पीपल के प्रति ये आंसरेबल होती है। हमने मोनार्ची में पढ़ा था कि मोनार्ची में जो किंग या क्वीन होती है ही और शी इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल। वो पीपल के प्रति आंसरेबल नहीं होता है, उसको कोई जवाब नहीं देना होता है उनके प्रति कि हमने ऐसा कार्य इसलिए किया है, तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। बट in democratic government is answerable to the people. Second is people elect their leaders to govern the nation through the process of elections. Elections के process होते हैं जिसकी वजह से जो भी जीतता है ओके वो रिप्रेजेंटेटिव होता है और इन्हीं में से लीडर्स चुने जाते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं, फिर ये मंत्री बन जाते हैं। ओके, ये रिप्रेजेंटेटिव्स में से ही होते हैं। सो दीज आर टू essential features of a democratic government. Now we'll move to next question. What was the suffrage movement? What did it accomplish? Okay, suffrage movement क्या होता है? First of all, suffrage movement को समझेंगे। Suffrage means होता है वोट देने का अधिकार। So और इसके लिए जो भी एफर्ट्स किए गए, फ्रेंचाइज के लिए जो भी एफर्ट्स किए गए, जो भी प्रोटेस्ट किए गए, जो भी एक्टिविटीज की गई, ऑल दीज एक्टिविटीज इन कॉमन, दीज आर कॉल्ड सफरेज मूवमेंट। ओके, सो इन सभी को सफरेज मूवमेंट कहा गया, यानी वो मूवमेंट विच इज एसोसिएटेड विद सफरेज इज कॉल्ड सफरेज मूवमेंट। ऐसा हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपेंड, तो उस समय जो भी मैन थे, जो भी आदमी लोग थे, तो ये बैटल कर रहे थे, फाइट कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और इनकी जगह औरतों ने यानी वोमेन ने फैक्ट्रीज में या डिफरेंट उन्होंने जो मैन टास्क करते थे वो टास्क औरतों ने करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन औरतों को उस समय उनके जैसी इक्वलिटी नहीं थी, उनके जैसा समझा नहीं जाता था। ओके, और उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था।
That's why in order to make the equality in society and to get the right to vote, वोट देने के अधिकार के लिए और समाज में समानता के अधिकार के लिए वोमेन ने डिफरेंट मूवमेंट चलाए. सो दीज मूवमेंट वर कॉल्ड सफरेज मूवमेंट. ओके, सो इसका परिणाम क्या हुआ? व्हाट डिड इट अकम्प्लिश? इसका परिणाम ये हुआ कि यूके, यूएसए और जो डिफरेंट कंट्रीज थे उनमें वोमेन को को वोट देने का राइट, वोमेन को वोट देने का राइट मिल गया. और उनकी और मैन की, यानी मैन और वोमेन की में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाने लगा. पहले डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, अब देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन and woman. Okay, now there is no discrimination. So in USA 1920 में वोमेन को वोट करने का राइट मिल गया. ओके, एंड यूके में 1928 में वोमेन को वोट करने का राइट मिल गया. सो इनका अकम्प्लिशमेंट क्या हुआ कि वोमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920 इन यूएसए एंड 1928 in UK. So we have discussed this question. Now we will move to next question. Question देखने में काफ़ी लंबा है, लेकिन सिर्फ समझने वाली बात है. You have to only understand the concept of this question. Okay, question देख के डरना नहीं है आपको. So question number 5 is Gandhi ji strongly believed that every adult in India should be given the right to vote. गांधी जी ने यह कहा था कि कोई भी अडल्ट हो, इंडिया में कोई भी अडल्ट हो, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए. गांधी जी ने ऐसा स्ट्रांगली कहा था, मतलब स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि उस समय जो कुछ ही लोग थे, सेलेक्टेड लोग थे जो टैक्स देते थे, तो उन्हीं को वोट देने का अधिकार था. बाकी जो गरीब लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था. नेक्स्ट, however a few people don't share his views. उनके इस व्यू को कुछ लोगों ने शेयर नहीं किया था, कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया था. They feel that illiterate people who are mainly poor should not be given the right to vote. वो ऐसा सोचते थे कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो कि मुख्यतः गरीब ही हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए. What do you think? अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं, क्या उनको, गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? एंड डू यू थिंक दिस वुड बी ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? क्या ये एक डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म होगा? यस, इट विल बी ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. गिव 5 पॉइंट्स. 5 पॉइंट्स ऐसे बताने हैं टू सपोर्ट योर व्यूज एंड शेयर दीज विद द क्लास. ओके, तो 5 ऐसे पॉइंट बताने हैं जो कि आपके इस व्यू को सपोर्ट करें. फर्स्ट बात तो ये है कि ये डिस्क्रिमिनेशन का एक टाइप जरूर होगा. ओके, यस, तो इसका आंसर इस तरीके से हम लिखेंगे कि यस, दिस वुड बी ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये एक डिस्क्रिमिनेशन का आधार होगा, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा. 5 पॉइंट्स आर गिवन बिलो, और इसके सपोर्ट में हम 5 पॉइंट्स लिख रहे हैं. आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपकी समझ में आते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये लिखें. सो फर्स्ट इज ऑल सिटीजन्स आर इक्वल. सभी सिटीजन इक्वल हैं. और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट प्रोवाइडिंग ऑल इक्वलिटी टू ऑल इट्स सिटीजन. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन को बराबर अधिकार दिए हैं, न किसी को कम दिए हैं, न किसी को ज़्यादा दिए हैं. सेकेंड इज वी हैव नो राइट टू डिस्क्रिमिनेट एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी. रुपए के आधार पर, गरीबी अमीरी के आधार पर हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हमें ऐसा अधिकार नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज एन इलिटरेट इज आल्सो ए सिटीजन ऑफ इंडिया. ही शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम द वोटिंग राइट ऑन द बेसिस ऑफ हिज इलिटरेसी. चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, बट ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया. गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है. अगर वो इंडिया का सिटीजन है, देन ही शुड हैव द वोटिंग राइट्स. उसको वोटिंग राइट्स होना चाहिए. नेक्स्ट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल वोटिंग राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी
नागरिकों को, सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे मैन हो चाहे वोमेन हो, चाहे डिसेबल्ड हो। ओके, सो सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट इज, एज आइडियल सिटीजन्स वी ऑल हैव टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आइडियल सिटीजन होने के नाते हम सभी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का पालन करना चाहिए। वी मस्ट ऑनर ह्यूमन डिग्निटी एंड लीगल प्रोविजंस, और हमें ह्यूमन डिग्निटी का ध्यान रखना चाहिए और साथ में लीगल प्रोविजंस का भी। सो वी हैव डिस्कस्ड all the questions of this chapter. You have to write down these questions and answers in your notebook, okay, and do complete your work. So thanks for watching video.